आपको लड़का हुआ है। हे आई आप अपनी पत्नी और बेटे को जाकर मिल सकते हैं वार्ड में। खरं आई मला मुलगा झाला। अरे ये ना आई लवकर ये। अरे कुठे आहे माझा बाळा? अरे दे दे दे, अरे मला दे माझा बाळा। आई तू आजी झाली। मैं राम भाऊ आत्माराम पाटनकर, मेरी आई, मेरी पत्नी रत्ना और अब मेरा बच्चा भी, यही मेरा परिवार है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार के लिए मुझसे जो हो सके करूं और चाहता हूं कि मेरा ये सपना ही मेरी हकीकत बने। रत्ना, कैसी है तू? अच्छी हूँ। बाला कैसा है? देखिए ना। मैंने तो बाला का नाम भी सोच रखा है, विठल राव। काहेगा आई कुछ भी बोलती है तू? विठल राव? अरे मेरा बाड़ा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो ये नाव कैसा लगेगा? डॉक्टर विठल राव। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे बाड़ा का नाम तो दीपक या अशोक ऐसा कुछ होना चाहिए, एकदम मॉडर्न। रत्ना, मैंने तेरे को कितनी बार कहा बाला को ढाक के रखा कर। 100 लोग अस्पताल में आते हैं, किसी की नजर लग गई तो? नहीं गाई, कुछ नहीं लगती नजर वजर। मेरी तो समझ में नहीं आता अस्पताल में क्यों आए। मेरे तो 4 बच्चे हुए, वो भी घर में ही। आई, अस्पताल में अगर कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत डॉक्टरों की मदद मिल सकती है। आए भी तो क्या सरकारी अस्पताल में। आई, सरकारी अस्पताल भी तो अच्छे ही होते हैं और फिर मैं भी तो सरकारी कर्मचारी हूँ। अगर मैं सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ है ना? अरे लाला, अरे मेरे बाळा को मेरे को दे। आजा आजा, ओले मेरा बाळा है ना? ठीक ठाक तो मेरे विठल की वजह से हुआ है। तो ठीक है आई, तब फिर इलाज का सारा पैसा सरकारी अस्पताल को देने की बजाय तेरे विठोबा को दे देते हैं, है ना? चल, कुछ भी कहता है। और नहीं तो क्या, है ना? मैं सही। रत्ना देखना, अपना बाड़ा भी तेरी तरह कैसे पेट पर हाथ रख के लेटता है। आई कह रही थी बाड़ा मुझ पर ही गया है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही थी। अगर ये तुझ पर नहीं जाएगा तो फिर बड़ा होकर तेरे जैसा समझदार कैसे बनेगा? क्यों, आप समझदार नहीं हो क्या? रत्ना देख, अब हम लोग 2 से 3 हो गए, हम लोग के खर्चे भी बढ़ेंगे। मेरे को लगता है मेरे को नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। आप चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवा लूं। ऑपरेशन बोले तो? नसबंदी। नसबंदी? पर काहे को? रत्ना, बाड़ा के बाद हम लोग दूसरा बच्चा भी तो पैदा। ये बात नहीं है। देखिए, आजकल परिवार में एक बच्चे का होना ही उचित होता है और फिर स्कूल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही रहती है। वैसे भी यहाँ कुछ दिन तो रहना ही है, तो साथ साथ ये भी करवा लेते हैं, वापस आना नहीं पड़ेगा। रत्ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, तेरे को जैसा ठीक लगता है वैसा कर। मैं ठीक ही सोच रही हूँ। पर आई का क्या करेंगे? मैं उन्हें मना लूंगी, वो मान जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं। मुझे 2 और बाला चाहिए, 2। नहीं आई, आप मान लीजिए ना हमारी बात, हम ठीक कह रहे हैं आपको। अरे फिर आई 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 सुन तो देख, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है ना, हाँ? और 2-3 बच्चे हो गए तो कैसा उनका मैं पेट भरेगा? ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हैं तो तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन रत्ना ने राम भाव के साथ जाकर डॉक्टर स्मिता से स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाने की इच्छा बताई। ये तो अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है। देखा जाए तो उसे ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है। मैं आप लोगों की डिसीजन की कद्र करती हूँ। गुड डिसीजन रत्नाबाई। 13 जुलाई 1963 के दिन डॉक्टर स्मिता ने रत्नाबाई का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन को कामयाब बताते हुए अगले ही दिन रत्नाबाई को डॉक्टर स्मिता ने अस्पताल से घर जाने की अनुमति भी दे दी। रत्ना, बाला सो गए क्या? हाँ। आज पाटंगर पुणे जा रहा था, मैंने उसे कह दिया है ये खुशखबरी तेरे भाई को बता दे। आई, सुबह से ही मिल में गए हैं, शाम हो गई अब तक नहीं है वापस।
धना जी के यहाँ बैठा होगा बातें करते, मैं बुला कर लाती हूँ। ये लो आ गया। बैठ, मैं पानी लाती हूँ। क्या हुआ मिल की मीटिंग में? कुछ नहीं। यूनियन लीडर ने मिल मालिक से कहा है कि जब तक मजदूरों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता तब तक काम बंद ही रहेगा। और अब तो गन्ना देने वाले किसान भी हड़ताल से जुड़ गए। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सब। वैसे भी मिल में काम करके कितना मिलता है। अब कुछ दिन मेरे भाई के यहाँ पूना चले जाओ ना, वहाँ इलेक्ट्रिक का काम सीख लेना, फिर यहाँ आकर छोटी मोटी दुकान खोल देना। काय तो ठीक ही रही है। आई आई क्या हुआ? रत्ना, काय झालं? सुबह से पेट में दर्द हो रहा था। अरे अस्पताल से घर आने के बाद रत्नाबाई के पेट में अचानक दर्द हुआ। इस दर्द को डिलीवरी के बाद होने वाला सामान्य दर्द समझकर घरेलू इलाज किए गए, जो बेअसर रहे। दर्द के बढ़ते घर का वातावरण बच्चे के जन्म की खुशी से रत्ना के दर्द की चिंता में बदल गया। सुबह होते ही रामभाव अस्पताल पहुंचे। मैं इस पैस्टनो की टैबलेट्स दे रही हूँ, पानी के साथ दिन में 2 बार दे देना। पेट दर्द की गोलियां हैं और कल आके मुझे दिखा जाना। रामभाऊ, तुम्हारा पहला बच्चा है, अपनी पत्नी का खास ख्याल रखना, ओके? बाड़ा को दूध पिलाना होगा ना? नको नको, अभी मत जगा। अभी तो दवाई खा के सोई है बेचारी। हाँ, ये रात भर दर्द के मारे तड़प रही थी। वो डॉक्टर क्या बोली? कुछ भी नहीं आई, फकत पेट दर्द की दवाई दी है। कल फिर बुलाया मिलने को। रत्नाबाई को अगली सुबह ही दोबारा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर स्मिता की जांच करने के बावजूद भी जब दर्द की वजह का पता नहीं चल पाया, तब रत्नाबाई की चिंता बढ़ गई। पर रामभाव उसे दिलासा देते रहे। मैं हूं ना तेरे साथ, ठीक हो जाएगी तू, हो जाएगी ठीक। हाँ? नहीं, मैं क्या बोला? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कर। हाँ, मैं बुला के लाता, डॉक्टर स्मिता को बुला के लाता, घाबरो नको, मैं बुलाता। डॉक्टर स्मिता काय मालूम है क्या? पता नहीं। डॉक्टर स्मिता काय मालूम है? अरे सांगितलं ना, ऑपरेशन मध्ये आहे, 2 घंटे बाद मिलेगी। मेरी औरत रत्ना के पेट में दर्द है। अरे तुमने डॉक्टर सिंधे को बोला ना, वो देखेगा। डॉक्टर शिंदे अपने कमरे में नहीं है। मेरी औरत रत्ना के पेट में पिछले 2 दिन से दर्द है और तुम किसी को कुछ पड़े ही नहीं है। कहीं तो इधर जाओ उधर जाओ, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। अरे राम भाऊ क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर दीवान, आप? हाँ हाँ बोलो क्या बात है? डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। मेरी औरत रत्ना। अस्पताल में रामभाव की मुलाकात उनकी पुरानी पहचान के डॉक्टर दीवान से हुई। रामभाव ने डॉक्टर दीवान को अपनी परेशानियां बताते हुए मदद मांगी। डॉक्टर दीवान गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं थे, फिर भी उन्होंने रत्ना को होने वाले दर्द को गंभीरता से लेकर डॉक्टर स्मिता को ये सलाह दी कि वो रत्नाबाई का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन रीओपन करके देखे। आप लोगों को एक बार समझाया, आपकी समझ में नहीं आता, बार बार परेशान करने के लिए चले आते हैं। देखिए, मैं गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। डिलीवरी और स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और ये डॉक्टर दीवान, ये मुझे क्या समझाएंगे? क्या हुआ मैम? डॉक्टर दीवान फिर से कुछ सिखाने लग गया है? हाँ, मुझसे कह रहे थे कि रत्नाबाई का ऑपरेशन फिर से ओपन करके देखूं, शायद दर्द की कोई वजह मिल जाए। भाई उन्हें लगता है कि मानव सेवा उन्हीं को आती है। शिंदे जी, आप तो मेडिकल ऑफिसर है ना, डॉक्टर दीवान को क्यों नहीं समझाते कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना क्या करें? आप जाइए यहाँ से, आपके अलावा हमें और भी बहुत से काम है। 1-2 दिन में दर्द ठीक नहीं हुआ तो देखेंगे, अभी आप जाइए। जाइए ना। लेकिन रामभाव इस तरह शांत होने वालों में से नहीं थे। आप बेवजह बात को बढ़ा चढ़ा रहे हैं डॉक्टर दीवान। आई एम नॉट अ ट्रेनी। मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, रत्नाबाई को अगर कुछ होगा तो बात जरूर बढ़ जाएगी। एनीवे, रत्नाबाई के ऑपरेशन को रीओपन करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ रहें ताकि उसके दर्द की सही वजह मालूम हो सके। रिमेंबर वन थिंग, हम लोग डॉक्टर हैं। वी कांट प्ले विद एनीबॉडीज लाइफ, अंडरस्टैंड?
19 जुलाई 1963 के दिन आखिरकार रत्नाबाई का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन रीओपन किया गया। जैसा कि डॉक्टर दीवान को शक था, रत्नाबाई के दर्द की वजह उसी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन में हुई गलती थी। दरअसल डॉक्टर स्मिता के हाथों ऑपरेशन करते वक्त एक मॉप, जिसे ऑपरेशन के दौरान खून साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रत्नाबाई के पेट में रह गया था। 6 दिनों तक मॉप के पेट में रहने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। शर्मा जी, आपको डॉक्टर स्मिता, ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से एक मॉप पाया गया। मॉप। आपको डॉक्टर की डिग्री जिंदगी बचाने के लिए दी जाती है, ना ही उसे बर्बाद करने के लिए। और ये कोई पहला मामला नहीं है आपके खिलाफ। अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो इस हॉस्पिटल के डीन होने के नाते मैं आप पर एक्शन ले सकता हूं। अंडरस्टैंड? जाइए आप लोग, प्लीज गो। हाँ डॉक्टर दीवान, इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, पेट में पस बहुत फैल चुका था। रत्नाबाई की रिकवरी जो मुश्किल थी, कुछ ही दिनों में नामुमकिन बन गई। डॉक्टर दीवान की अनगिनत कोशिशों के बावजूद 24 जुलाई 1963 के दिन कितना भला आदमी है रत्ना का भाई। वो अगर तुझे 8 महीने पूना में ना रखता और ये इलेक्ट्रिक का काम ना सिखाता तो खैर, अब धनाजी का कर्जा चुका दिया तो मन को शांति मिल जाएगी। नहीं आई, धनाजी का कर्जा चुकाने से मन को शांति नहीं मिलने वाली। उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा काम करने का है। जब हमारे पास अपने पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना आई, तब मैं कोर्ट जाऊंगा रत्ना के साथ हुए हादसे का न्याय मांगने। आई, मैं रत्ना को भूला नहीं हूं। नहीं भूला। रत्ना की मौत के 2 साल बाद सन 1965 मार्च में रामभाव ने मुआवजा मांगते हुए डॉक्टर स्मिता, सरकारी अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। रामभाव ने ट्रायल कोर्ट में सारी आपबीती सुनाई और इस बात की गवाही डॉक्टर दीवान ने भी दी। डॉक्टर स्मिता से भी सवाल किए गए, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रही। ट्रायल कोर्ट ने माना कि ऑपरेशन के दौरान पेट में मॉप के रह जाने से ही रत्नाबाई की मृत्यु हुई थी और 2 फरवरी 1968 को ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर स्मिता को सस्पेंड करते हुए रामभाव के पक्ष में फैसला सुनाया। वही कहा जो सच है। आपने जो कुछ कहा वो सच जरूर था डॉक्टर दीवान, लेकिन वो सही नहीं था। एक डॉक्टर होने के नाते आपको इस हॉस्पिटल के बारे में सोचना चाहिए था। सर, हॉस्पिटल मरीजों के लिए है और एक डॉक्टर होने के नाते मरीज मेरे लिए पहले हैं। सर, यहीं पर नहीं, जब जब और जहां जहां मुझसे पूछा जाएगा मैं वही कहूंगा जो सच है। सर, अब क्या किया जाए? इस हॉस्पिटल के और हमारी इज्जत बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर शिंदे। यू मीन टू से ट्रांसफर? एग्जैक्टली। सर, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। आखिर ये मेरे कैरियर का सवाल है। लेकिन इस बार डॉक्टर स्मिता थोड़ी होशियारी से। यस सर। डॉक्टर स्मिता ने वैसा ही किया। केस पेपर्स बदल दिए गए। डॉक्टर स्मिता ने स्टे लेकर प्रैक्टिस जारी रखी और पूरी तैयारी के साथ हाई कोर्ट में अपील की। इस सब से रामभाव की चिंता बढ़ने लगी। इस दौरान डॉक्टर दीवान का भी तबादला कर दिया गया। केस की सुनवाई की तारीख
रामभाव की समस्याएं और बाला की उम्र बढ़ती जा रही थी। अदालत में रामभाव की बाजू कमजोर पड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने पेश की दलीलों और सबूतों का जवाब देना रामभाव की क्षमता से बाहर था। न्याय की लड़ाई में अकेले पड़ चुके रामभाव की आवाज अदालत में लगभग बेअसर बन चुकी थी। रत्नाबाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रामबाव हॉस्पिटल से लेकर ही नहीं आए थे और ना ही इसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। गोड बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर ने कोई भी लापरवाही नहीं की है। मॉप का किसी मरीज के पेट में रह जाना यह साबित नहीं करता कि इसी वजह से मरीज की मौत हुई है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी व्यक्ति या सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए इस मामले को अदालत यही खारिज करती है। हाईकोर्ट ने जनवरी 1977 में अपना फैसला सुनाया और इस बार रामभाव के दुर्भाग्यवश बाजी डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर शिंदे और डॉक्टर सावंत के हाथ लग गई। देख बांडिया, तेरा खेत तो गांव के बाहर है और खेत में कुआं भी नहीं है। पाटिल खरीदने को तैयार है पर सिर्फ 16,000 रुपए देगा। ठीक है धनाजी, मैं दस्तखत कर देता हूँ, मैं बेच देता हूँ, जो भी मिले। वैसे भी अब हम लोग वहाँ खेती तो करते नहीं है। बस कर बंडिया, पहले हम बहुत कुछ गवा चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की जिद ठीक नहीं है। आए, जिन लोगों की वजह से रत्ना हमसे दूर हो गई है उन लोगों को सजा तो दिलवानी पड़ेगी ना, नहीं तो न जाने कितनी रत्नाएं ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में तू धनाजी, अब तू ही इसे समझा। बांडिया, काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। सालों से तू कोर्ट में लड़ रहा है, तेरा पैसा समय सब बर्बाद हो रहा है। धनाजी, जब तुम घर जाओगे ना तो तुम्हें भरोसा है कि वहीनी घर पर मिलेगी, लेकिन ऐसा सोचकर देखो, जब तुम घर जाओ और वहीनी तुम्हें घर पर न मिले और उसके बाद तुम उसे कभी न देख पाओ, तब मेरा न्याय के लिए लड़ना शायद तुम्हें सही लगेगा। रामभाव का न्याय पाने का जुनून फिर भी बरकरार था। कई तकलीफों के बावजूद उन्होंने दिल्ली तक जाकर भी सितंबर 1978 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को दर्ज किया। कोर्ट ने मान लिया है कि अस्पताल ने केस पेपर्स में प्रिस्क्रिप्शन को मिटाकर वापस लिखे गए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठी सबमिट की गई है। मैंने कोर्ट से ये भी कह दिया है कि डॉक्टर दीवान जो इस वक्त अमेरिका में है, मैं उनका रिटर्न स्टेटमेंट भी पेश कर सकता हूँ। रामभाव हॉस्पिटल से उनका एड्रेस निकाल कर उन्हें लेटर लिखना होगा और याद रहे, अगली सुनवाई तक उनका जवाब हमें मिल जाना चाहिए। अगली सुनवाई कब है? 21 मार्च को, यानी 6 महीने बाद। जी नमस्ते। इसी तरह रामभाव को अदालत से कभी 6, कभी 4 तो कभी 8 महीने की तारीखें मिलती रहीं। वक्त बीतता जा रहा था। बाबा बाबा बाबा, मैं बैंक के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया और अगले महीने की 1 तारीख को मुझे शहर जाना होगा। ये देखो बाबा। लेकिन बेटा, अगले महीने की 1 तारीख को तो कोर्ट में सुनवाई है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। बाबा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही शहर चला जाऊंगा। जा जा, तू वहाँ भी पास हो जाएगा। जा अपने माँ के पैर पड़। जी जी आया। माँ, आज मैं उसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन गया हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभा सकूँ। बाबा चलिए, आप चलकर शहर नहीं मेरे साथ रहिए। यहाँ अकेले रहने में आपको तकलीफ होती होगी। नहीं रे, अगले 2 महीने बाद तो कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन देखना इस बार फैसला होकर रहेगा, वो भी मेरे हाथ में। उसके बाद मैं तेरे साथ तेरे शहर में रहने चलूंगा। जैसे कि रामभाव को उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 1996 के दिन रामभाव के पक्ष में फैसला सुनाया। मामले की सही जांच से ये साबित होता है कि
कि रत्नाबाई की मौत उनके पेट में ऑपरेशन के दौरान मॉप के रह जाने की वजह से हुई थी। अदालत डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर शिंदे और डॉक्टर सावंत को डॉक्टरी सेवाओं से निलंबित करती है और सरकारी अस्पताल को 36,000 रुपये रामभाऊ आत्माराम पाटनकर को मुआवजा चुकाने का हुक्म देती है। ये फैसला कोर्ट ने रत्नाबाई की मौत के 33 साल 5 महीनों बाद सुनाया। इतने लंबे अरसे के बाद रामभाऊ को न्याय मिला और 36,000 रुपये मुआवजा भी। हम सबके लिए ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन न्याय पाने की जीत रामभाऊ के लिए क्या थी, ये शायद रामभाऊ के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। बाबा, बाबा हम केस जीत गए बाबा। हाँ हाँ बाड़ा, हम जीत गए। देर जरूर लगी पर जीता मैं ही। बाड़ा, अब मैं ऊपर जाकर रत्ना से और आई से कहूँगा कि मैं न्याय पाकर आया हूँ। मैंने गुनहगारों को सजा दिलवाई है। मैं रामभाऊ आत्माराम पाटनकर, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा सपना था कि मैं अपने परिवार के लिए जो हो सके करूँ, जो रत्ना के जीते जी तो न कर सका, लेकिन शायद उसके बाद तो जरूर कर पाया हूँ। यही मेरी हकीकत है। रत्नाबाई ने डॉक्टरों की गलती की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी खोई और उनके पति रामभाऊ ने न्याय पाने के लिए अदालतों में अपनी जिंदगी बिता दी। क्या इस तरीके की दुर्घटना और अन्याय से अपने आप को बचाकर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या हमारे सिस्टम को बहुत जल्द, बहुत सख्त तरीके से बदलने की जरूरत नहीं है? आप क्या सोचते हैं? मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। मुझे इस पते पर लिखिए, महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई हकीकत के साथ, इसी वक्त, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए वॉच आउट एंड स्टे अवे।